हेलो दोस्तों। आज हम मैथ की क्लास 20 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम 19 क्लासें ऑलरेडी मैथ की पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करेंगे वर्गमूल तथा घनमूल के दूसरे भाग की। इससे पहले हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट हमने पढ़ा था वर्गमूल तथा घनमूल का पहला भाग, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से वर्ग निकाला जाता है और किस प्रकार से हम वर्गमूल निकाला जाता है। तो उस चीज के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, वर्गमूल के बारे में, और पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में भी हमने देखा था। उसके कुछ नियम्स भी देखे थे, कुछ रूल्स देखे थे कि किस प्रकार से कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है और किस प्रकार से वह पूर्ण वर्ग की तरह जो भी उसके रूल्स हैं वो फॉलो करती है। और वर्गमूल निकालने की हमने कुछ विधियों के बारे में बात की थी, जैसे कि वर्गमूल के अंदर गुणनखंड निकालना हो तो गुणनखंड विधि से भी हम वर्गमूल को निकालते हैं। या फिर हमने एक मेथड पढ़ा था वर्गमूल को भाग विधि से हल किया जाता है। और एक मेथड हमने पढ़ा था वर्गमूल विधि को एक अनुमान के थ्रू, यानी कि एक गेस मेथड के थ्रू भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों घन के बारे में, घन संख्या के बारे में, कि घन संख्या क्या होती है। यानी कि आज हम क्यूब रूट की बात करने वाले हैं, घन की बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। और आगे हम फिर क्वेश्चंस की भी बात करेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो घन संख्या दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, कि वर्ग वर्ग वह होता है जैसे उसी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुणा किया जाता है। अगर आप तीन बार गुणा करते हो यदि उसी सेम संख्या को, किसी संख्या को यदि उसी सेम संख्या से आप तीन बार गुणा करते हो, तो वह आपका होता है घन, यानी कि क्यूब। जैसे मान लो आप x को तीन बार गुणा कर रहे हो, x को आप तीन बार आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये हो जाएगा x की क्यूब। इसे बोलेंगे x की क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा घन हमारा, x का घन हो जाएगा x की क्यूब। इसी प्रकार से अगर हम 12 का घन निकालें तो 12 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? तीन बार। जैसे वर्ग में हम दो बार गुणा करते हैं, उसी प्रकार से घनमूल के अंदर तीन बार गुणा किया जाता है। अब 12 को आप तीन बार गुणा करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1728। तो 12 का जो घन होगा वो होगा 1728। और 1728, इसका अगर आपको कहा जाए कि 1728 का घनमूल निकालो, तो घनमूल का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, एक अंडररूट लगता है, यहाँ पे तीन लिखना जरूरी होता है। अगर यहाँ पे तीन लिखा हुआ है इसका मतलब 1728 का हम घनमूल निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे दो लिखा हुआ है इसका मतलब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो फिर भी हम वर्गमूल को ही मानेंगे कि वो हमारा वर्गमूल ही है। अब हम 1728 का घनमूल निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 आंसर आएगा। यानी कि इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 12, यानी कि 1728 का घनमूल हो जाएगा 12। ये तो थी दोस्तों एक बेसिक जानकारी कि घन क्या होता है और किस प्रकार से घनमूल निकाला जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं हम कि जो घनमूल निकालने की हमारी गुणनखंड विधि होती है वो किस प्रकार से काम करती है। यानी कि जो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार से घन निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं। एक होती है गुणनखंड विधि और आगे हम एक गैस मेथड पढ़ेंगे, अनुमान विधि। तो अनुमान विधि से भी घनमूल निकाला जाता है और गुणनखंड विधि से भी घनमूल निकाला जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम गुणनखंड निकालने की घनमूल निकालने की गुणनखंड विधि के बारे में। इसके अंदर जैसे कि हमने देखा था कि वर्गमूल के अंदर अंदर हम दो दो के जोड़े बना रहे थे, तो इसके अंदर हम तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। जैसे मान लो हम कोई संख्या लेते हैं 3375, ये एक हमारा नंबर है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं कि गुणनखंड विधि से इस संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाएगा। तो 3375 का आप घनमूल निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो इसमें गुणनखंड बनाएंगे इसके, कि कितने कितने का इसमें भाग जाएगा। तो 3375 में सबसे पहले हम तीन का भाग देंगे, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन दूना छः, एक बचेगा 15, तीन पंजे 15। अब इसके अंदर आगे क्या करेंगे, फिर से तीन का भाग देंगे, तीन का भाग देके देखो, तीन तीन नौ, दो बचेगा 22, तीन सत्ते 21, एक बचेगा 15, तीन पंजे 15। इसके बाद फिर से तीन का भाग दोगे, तीन एकम तीन, तीन दूना छः, एक तीन पंजे 15। इसके बाद में अब तीन का भाग इसमें जाएगा नहीं,
क्योंकि 5 और 2 7 और 1 8 है, टोटल इसका जोड़ा 8 है, तो इसमें 5 3 का भाग नहीं जाएगा। ये चीजें मैंने आपको जो नंबर सिस्टम का चैप्टर था उसके अंदर पढ़ाया था कि किस प्रकार से आप संख्याओं में भाग देने का मेथड देख सकते हो कि किसी संख्या का अगर भाग देना हो वह उसमें पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैंने उसमें आपको एक मेथड बताया था कि आप संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी पूरी पूरी 3 से कटती है। 5 और 2 7 और 1 8, 8 है वो 3 से नहीं कट रहा, तो ये पूरे सम नंबर भी हमारा 3 से नहीं कटेगा। अब इसमें हम 5 से भाग देंगे। 5 से अगर आप 125 को काटोगे तो ये कटेगा 25 पे, 25 पंजे 125। आगे फिर 5 से भाग चला जाएगा, 5 पंजे 25। अब 5 में 5 का भाग एक बार और चला जाएगा। अब ये हो गया हमारा, इस तरह से हमने इसको काट के देखा, डिवाइड करके देखा। अब जो संख्याएं हमारे पास आएंगी, अब जो नंबर हमारे पास आएंगे, जैसे हमारे पास एक तो आया 3 3 के 3 बार और 5 5 3 बार। तो पहले यहाँ लिखेंगे 3 गुणा में 3 और इसके बाद में है 5 5 5, 3 बार 5 है। जैसे दोस्तों हम वर्गमूल के अंदर प्रत्येक जोड़े में से यानी कि प्रत्येक दो संख्याओं में से एक संख्या को बाहर लिखते थे, उसी प्रकार से हम घनमूल के अंदर क्या करेंगे कि 3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। घनमूल में 3 3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं और वर्गमूल में 2 2 संख्याओं के जोड़े बनते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब हमने वर्गमूल निकाला था तो प्रत्येक दो संख्याओं में से हम गुणनखंड विधि के अंदर एक संख्या को बाहर लिख रहे थे। इसमें क्या करेंगे, हम प्रत्येक 3 संख्याओं में से एक संख्या को बाहर लिखेंगे, यानी कि इन तीनों में से एक एक 3 को बाहर लिखेंगे और इन जो 5 3 बार लिखे हुए हैं इन तीनों पांचों में से एक 5 को बाहर लिखेंगे। और 5 3 15, तो ये 15 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 15 हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि 3375 का अगर आप घनमूल निकालोगे तो वो आएगा 15। ये होता है गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना। तो इस तरह के मेथड से आप पहले सबसे पहले उस नंबर में भाग दोगे। पहले सबसे छोटे नंबर 2 से भाग दे के देखोगे, अगर 2 का भाग नहीं जाता उस संख्या में तो फिर 3 का दोगे, 3 का नहीं जाता तो 4 का भाग दोगे, 5 का दोगे। इस प्रकार से आप भाग दे के उसको पूरा डिवाइड करोगे जब तक कि यहाँ पे आपको एक ना मिल जाए। जब तक यहाँ पे पूरा पूरा भाग एक ना मिल जाए तब तक उस संख्या को भाग दोगे। और जो भी यहाँ इधर इधर की तरफ जोड़े बनेंगे, इधर की तरफ 3 3 के जोड़े बनेंगे, तो उन 3 3 के प्रत्येक जोड़े में से आप एक एक अंक को बाहर निकालोगे, एक संख्या को बाहर लिखोगे प्रत्येक जोड़े में से। और जोड़े 3 3 के बनाने हैं, 2 2 के नहीं बनाने। अगर आप 2 2 के जोड़े बनाओगे तो वो वर्गमूल बन जाएगा आपका। यानी कि वर्गमूल निकालने के लिए 2 2 के पेयर में से एक संख्या को बाहर लिखा जाता है और घनमूल के अंदर प्रत्येक 3 संख्याओं के जोड़े के अंदर एक संख्या को बाहर लिखा जाता है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे घनमूल निकालने की दूसरी विधि के बारे में, जो कि है अनुमान विधि, यानी कि गैस मेथड। अब देखेंगे हम घनमूल निकालने की दूसरी विधि यानी कि अनुमान विधि के बारे में, यानी कि गैस मेथड के थ्रू हम घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। इसे बोलते हैं गैस मेथड या अनुमान विधि। जैसा कि हम वर्गमूल में पढ़ चुके हैं पहले कि वर्गमूल के अंदर क्या था कि अनुमान विधि से हमने वर्गमूल निकाल कर देखा था। उसी प्रकार से हम घनमूल निकालने की ये अनुमान विधि है जो गैस मेथड है। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से घनमूल निकाला जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको 10 तक के घन पता होने चाहिए। जैसे कि हमने वर्गमूल में देखा था कि हमको 10 तक की स्क्वायर यानी कि 10 तक के वर्ग पता होने चाहिए थे, उसी प्रकार से इसके अंदर हमको 10 तक के घन पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले एक का अगर आप क्यूब करोगे, एक का घन करोगे तो वो आएगा 1। 2 का घन करोगे वो आएगा 8। अगर आप 3 का घन करोगे तो वो आएगा 27। अगर आप 4 का घन करोगे यानी कि 4 की क्यूब होती है 64। 5 की क्यूब यानी कि 5 का घन होता है 125।
5 के बाद में 6 का घन होता है 216। फिर 7 का घन होता है 343। 10 तक आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, वरना आप क्वेश्चन अनुमान विधि से नहीं कर पाओगे, आप गैस नहीं लगा पाओगे। 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। फिर 10 का क्यूब 1000। ये है 10 तक के क्यूब यानी कि घन। ये आपको पता होंगे तभी आप गैस मेथड से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस विधि में क्या होता है कि सबसे पहले हम इकाई अंक को देखते हैं कि वह किस संख्या के घन का इकाई अंक है, यानी कि किस संख्या के घन का इकाई अंक है, सबसे पहले यह चीज देखी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो अंक हमने नंबर सिस्टम के अंदर कुछ चीजें पढ़ी थी, वही चीजें सेम यही यहाँ भी यूज होंगी। जैसे वहां मैंने बताया था आपको कि 0, 1, 5 और 6, ये 4 अंक ऐसे होते हैं, अगर आप इनका क्यूब करोगे तो आपको सेम अंक मिलेगा। जैसे 1 वाले का क्यूब कर रहे हो तो 1 मिल रहा है। इसी प्रकार से 0 वाले का क्यूब कर रहे हो यानी कि 10 का क्यूब 1000, यानी कि 0 है 10 में अंत में, यहाँ भी क्या है, इकाई अंक 0 है। 5 वाले का इकाई अंक 5 रहेगा सेम, और 6 का इकाई अंक भी आपको अंतिम 6 मिलेगा यानी कि सेम रहेगा। इसमें कोई भी फर्क नहीं होता 0, 1, 5, 6 में। इसके अलावा जो भी अंक बचते हैं, जैसे हमारे पास 2 बचेगा, 3 बचेगा और 4 बचेगा। 4 का भी सेम ही होता है, 4 का 64 सेम होता है। तो 3 का तो आएगा 7, 3 का क्या आएगा 7, और 2 वाले का क्या आएगा 8, 2 वाले का 8, यानी कि 2 का 8 और 8 का 2 एक दूसरे के ये होते हैं उल्टे, और 7 वाले का 3, यानी कि 8 और 2 मिलके बनेंगे 10, 7 और 3 मिलके बनेंगे 10। आप ऐसे कुछ याद करने की एक तरह से ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो कि दो दो में 10 बनाने के लिए 8 जोड़ने हैं और 8 में 10 बनाने के लिए 2 जोड़ने हैं। 3 का 7 होगा और 7 का 3 होगा। ये है दोस्तों इकाई अंक। यानी कि अगर आप कोई भी नंबर का इकाई अंक अंत में 2 है संख्या का, तो उसका क्यूब करोगे तो उसका अंतिम अंक इकाई अंक आपको 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर 8 वाली संख्या का आप क्यूब कर रहे हो तो उसका इकाई अंक आपको 2 प्राप्त होगा। 3 का क्यूब कर रहे हो तो 27 यानी कि 7 प्राप्त होगा, और 7 का क्यूब कर रहे हो तो 343 यानी कि 7 वाले का 3 अंक प्राप्त हो रहा है अंतिम अंक, और 3 वाले का 7 प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले तो आपको इकाई अंक देखना होगा। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों कि वह किस संख्या के घन का इकाई अंक है, यह देखने के बाद घनमूल में दाई व सैकड़ा के अंक को छोड़कर घनमूल के अंदर दाई और सैकड़ा के अंक को छोड़ा जाता है। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब हम वर्गमूल कर रहे थे तो हम दहाई के अंक को छोड़ रहे थे, यानी कि जो दहाई का अंक होता है उसको हम इग्नोर करने के बाद में क्वेश्चन को हल कर रहे थे अनुमान विधि में। तो इसके अंदर क्या होता है, घनमूल में दाई के साथ साथ आप सैकड़े के अंक को भी छोड़कर अगले अंक से ठीक छोटी संख्या को देखोगे। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस प्रकार से हम गैस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है एक संख्या 39304। इसका हमने गैस मेथड से हम इसको करते हैं कि इसका घनमूल हमारे पास कितना आएगा। तो घनमूल का सबसे पहले साइन क्या होता है, इस प्रकार से एक अंडर रूट और यहाँ लगाया जाता है छोटा सा 3। ये होता है हमारा घनमूल। अब इसका घनमूल निकालना है, वो भी अनुमान विधि से। यानी कि पीछे हम देख चुके हैं, इससे पहले जो देखा था हमने ये चीज देखी थी, ये थी हमारी गुणनखंड विधि, और अब हम पढ़ रहे हैं अनुमान विधि। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक को देखेंगे। अगर आप यहाँ इकाई अंक को देखोगे तो इकाई अंक आपके पास 4 दिया हुआ है। इकाई अंक आपके पास कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो ये 4 है आपका इकाई अंक। अब 4 इकाई अंक का यानी कि घन, ये है घनमूल। ये है वो संख्या जो घन करने के बाद में हमारे को प्राप्त होती है। तो आंसर 4 कब आता है, जब उसका 4 वाला सेम आता है, यानी कि 4 का 4 ही सेम रहेगा। 0, 1, 2, 0, 1 सिर्फ 2, 8 और 3, 7 में चेंज होता है। इसके अलावा किसी में भी चेंज नहीं होता। सिर्फ आप इतना याद रखिए, इसके अलावा जो भी नंबर्स होंगे संख्या के अंत में वही सेम रिपीट होंगे।
दो का अगर यहाँ दो होता तो यहाँ हम आठ लिखते, यहाँ अगर आठ होता तो हम यहाँ पे दो लिखते। इसके अलावा जो भी नंबर, जो भी अंक होगा इकाई अंक पर, इकाई अंक की जगह वह सेम लिखा जाएगा। अब इकाई अंक तो हमने लिख लिया, इसके बाद में हमें क्या करना है कि इसके बाद में नेक्स्ट वाले जो दो होंगे उनको छोड़ना है। यानी कि दहाई के अंक को हम छोड़ेंगे और हम सैकड़े के अंक को भी इग्नोर करेंगे। हमने जीरो और तीन को छोड़ दिया, यानी कि इनको हमने कुछ भी मेथड के अंदर यूज नहीं करना। इसके बाद में जो अंक बचेंगे, अब हमारे पास जो अंक बच रहे हैं वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास 39, यानी कि 3 और 9। अब ये 3 और 9 है, ये देखेंगे कि किसके क्यूब के से ठीक छोटा है। यानी कि जो क्यूब से, अगर आप 3 की क्यूब देखोगे तो 3 की क्यूब हमारे पास कितनी होती है, 27, और 4 की क्यूब हमारे पास होती है 64। अब आप इन दोनों में देखोगे तो 39 आपका 64 से क्या है, छोटा है, इसलिए हम इस 3 को लेंगे। तो अब हम इसका आंसर आएगा 3 4 यानी कि 34। हमेशा ही क्या करना है कि ठीक छोटी घन संख्या को देखना है, कि जो दाई व सैकड़े अंक को छोड़ने के बाद अगले अंक से ठीक छोटी संख्या को देखा जाता है। अगले अंक से ठीक छोटी संख्या को देखा जाता है। तो आंसर आएगा हमारे पास 34। अब दोस्तों, अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ आया 9261। सबसे पहले इकाई अंक को देखेंगे, इसका हमने घनमूल निकालना है। और यहाँ लगाएंगे हम 3, ये होता है साइन, यानी कि 9261 का हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक देखें। इकाई अंक यहाँ कितना है, 1 है। अगर यहाँ 1 है तो इकाई अंक आंसर में भी क्या आएगा, सेम आएगा। यह चीज मैंने बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे 2 हो तो आप 8 को लिखोगे आंसर के अंदर। अगर यहाँ पे 8 हो तो फिर 2 को लिखोगे। अगर यहाँ पे 3 है तो 7 लिखोगे, 7 है तो 3 लिखोगे। इसके अलावा 2 8 3 7 के अलावा अगर कोई भी अंक आता है तो वो सेम अंक आपका आंसर के अंदर लिखा जाएगा। अब एक का हमने एक लिखा, इसके बाद में मैंने मेथड बताया कि आपको दहाई का अंक और सैकड़े का अंक छोड़ना है, यानी कि अगले नेक्स्ट दो अंकों को हम छोड़ेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा अंक, जो भी संख्या आएगी, उसके बाद में जो भी संख्या आएगी, चाहे वह एक अंक की है चाहे वह दो अंक की है, वो देखेंगे कि किसकी जो क्यूब है उससे उसका कम है। जैसे आप दो की क्यूब देखोगे तो दो की क्यूब हमारे पास होती है 8, और तीन की होती है क्यूब 27। तीन की क्यूब कितनी है यहाँ पे, 27, और दो की क्यूब यहाँ पे कितनी है, 8। तो जो ये 9 है, जो ये 9 है, तो तीन की क्यूब तो बहुत ज्यादा होगी, दो की क्यूब है 8, तो ये तीन की क्यूब से कम वाले अंक को हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि हम क्या लिखेंगे, इस दो को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 21, यानी कि 21। इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे हम एक और क्यूब देखते हैं, 3375, 3375। तो ये देखते हैं कि क्यूब रूट किसका होती है। तो इसका क्यूब रूट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो आप देखोगे, सबसे पहले इकाई अंक देखोगे, इकाई अंक कितना है यहाँ पे, 5 है। तो 5 है तो आप आंसर में भी यहाँ 5 ही लिखोगे, क्योंकि 2 8 3 7 को चेंज करना है। इसके अलावा जो भी इकाई अंक हो वह सेम लिखा जाएगा। इसके बाद में आप दहाई के और सैकड़े के इन दोनों अंकों को आप स्किप करोगे, दोनों अंकों को छोड़ोगे। इसके बाद में जो अंक आएगा, अब यहाँ पे कितना है, 3 आया। अगर आप दो की क्यूब करते हो तो 8 आता है, एक की क्यूब करते हो तो एक आता है। तो यह किसके नजदीक हो जाएगा, 3। ठीक छोटा लिखना है, तो दो की क्यूब 8 ज्यादा हो जाएगी, इसलिए एक को लिखेंगे हम। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15। चलिए दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम के अंदर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन कि लघुत्तम पूर्ण संख्या को जिस लघुत्तम पूर्ण संख्या को 59,535 59535 59,535 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, वह संख्या x है। x के अंकों का योग क्या है। यानी कि ये जो संख्या हमारे पास दी गई है 59,535, इस संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और जिस संख्या से हम गुणा करेंगे
उस संख्या को हम x मान रहे हैं। वह संख्या हमारी कितनी है? x है। तो उस x जो संख्या आएगी उसके अंदर जितने भी अंक होंगे उन अंकों का योग कितना आएगा, हमें उस अंकों का योग बताना है। तो अंकों का योग बताने के लिए सबसे पहले हमें वह संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि वह संख्या x है, वह कौन सी संख्या है। अगर x के बारे में हमें पता चल गया, x का मान पता चल गया, तो फिर उसके अंकों का योग करके हम आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे कि किस संख्या से गुणा करने पर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास, ये कहा जाए किसी के किस संख्या से गुणा करने पर, या फिर किस संख्या से भाग देने पर, या फिर किस संख्या से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बनती है, यानी कि वर्ग आए या घन आए, चाहे यहाँ गुणा आए या भाग आए, तो सबसे पहले आप गुणनखंड मेथड का यूज करोगे। तो उसके लिए मैंने जो गुणनखंड विधि बताई थी उसका इस्तेमाल करोगे। 59,535 में सबसे पहले आप क्या करोगे? गुणनखंड विधि से इसको हल करोगे। अब देखते हैं, सबसे पहले इसमें 3 का भाग देके कि 3 का भाग जाता है या नहीं। 3 का भाग देके देखो आप, 3 एकम 3, फिर इसके अंदर 3 एकम 3, 2 बचेगा 29, 3 नीम 27, 2 बचा 25, 3 8 24, 1 बचा 13, 3 चौक 12, 1 बचा 15, 3 पाँचे 15। इसके बाद में फिर से 3 का भाग लगाएंगे। 3 छके 18, 1 बचेगा 18, 3 छके 18, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पाँचे 15। इसके बाद में फिर से 3 का भाग लगाएंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6, और इसके बाद में 15, तो 3 पाँचे 15। इसके बाद में नेक्स्ट भाग दे के देखते हैं 3 का फिर से। 3 साते 21, 1 बचेगा 10, 3 तिया 9, 1 बचेगा 15, 3 पाँचे 15। अब दोस्तों आगे 7 5 12 और 3 15, इसमें फिर 3 का भाग आगे नेक्स्ट चला जाएगा। तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा 13, 3 चौके 12, 1 बचेगा 15, 3 पाँचे 15। अब दोस्तों 5 और 4 9 और 2 11। अब 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग यहाँ कितना हो गया? 11 हो गया। 5 और 4 9 और 2 11, तो 11 अंकों का योग में अगर 3 का भाग नहीं जाता तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ये चीज हम नंबर सिस्टम के अंदर पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 का भाग देंगे, क्योंकि 5 का भाग पर उस संख्या में जाता है जिसके अंत में इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ 5 से भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 49। अब 49 के अंदर आप आगे देखोगे तो इसमें सिर्फ 7 का ही भाग जाएगा। 7 7 49 होता है, और फिर 7 का एक बार और भाग चला जाएगा। अब इसको हमने भाग गुणनखंड किए ये। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ बात हो रही है वर्ग संख्या की। अगर घन संख्या की बात होती तो हम 3 3 के जोड़े बनाते, लेकिन यहाँ वर्ग संख्या की बात है तो हम 2 2 के अंकों के जोड़े बनाएंगे। तो अब हम बनाते हैं इसके 2 2 अंकों के जोड़े। पहला जोड़ा तो ये, फिर दूसरा जोड़ा। इसके बाद में 3 और 5 अलग हैं, 7 का एक जोड़ा बन रहा है। तो जितने भी जोड़े बन रहे हैं वो तो हैं पूरे पूरे। इसके अलावा जो संख्या हमारे पास बच जाएगी, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास कौन सी संख्या बच रही है? यहाँ 3 और 5 बच रहे हैं। तो 3 और 5 है, 3 इंटू 5 बच रहा है, यानी कि 15 बच रहा है। अब 15 का जो सेट बनाना है, यानी कि और आपको पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। आपको क्या करनी है? पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, यानी कि जोड़ों को पूरा करना है आपको। अब जोड़ों को पूरा करने के लिए, अब एक तो यहाँ 3 है, एक तो 3 की जरूरत पड़ेगी, और एक 5 है तो एक 5 की जरूरत पड़ेगी। अब जोड़ों को पूरा करने के लिए एक 3 और एक 5 की जरूरत पड़ेगी, और 3 और 5 का मतलब हुआ 15 की जरूरत पड़ेगी। 5 दिया 15, यानी कि आपके पास जो भी संख्या आएगी तो x का मान आपके पास कितना आएगा? 15 आ जाएगा। यानी कि आपको 15 की जरूरत है, और अगर आप इस पूरे नंबर को 15 से गुणा कर दो तो ये एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब अंकों का योग, इसने आगे क्वेश्चन में पूछा था कि x के अंकों का योग क्या है। x के अंकों का योग बताना है, तो x के अंक हैं हमारे 1 और 5। जब आप 1 और 5 को ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो ये आ जाएगा 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6।
इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को हल किया जाता है। बस आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। वो ध्यान में यह रखनी है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बनती है या पूर्ण घन संख्या बनती है। अगर यहाँ क्वेश्चन में कहे कि पूर्ण घन संख्या बनती है, तो जहां हमने दो दो के जोड़े बनाए हैं, ये जोड़े तीन तीन के बनाए जाएंगे। अगर वह कह दे कि पूर्ण घन संख्या बनती है, फिर हम जोड़े तीन तीन के बनाएंगे। अगर वह कहे कि पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, तो हम दो दो के जोड़े बनाएंगे। और जो भी संख्या होगी उसके अंदर कंटिन्यू हम भाग दे के इस प्रकार से गुणनखंड निकालेंगे। जो जोड़े पूरे होंगे उनको छोड़ देंगे, जो पूरे जोड़े नहीं बनेंगे उसको पूरे जोड़े बनाने की कोशिश करेंगे। अगर अगर वर्ग की बात हो रही है तो हम दो दो के जोड़े बनाएंगे। अगर घन की बात हो रही है तो हम तीन तीन के जोड़े पूरे करेंगे। और जो जो जोड़े पूरे करेंगे, जो भी संख्या उसमें ऐड करेंगे, उसका आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वह ऐसी संख्या होगी जिसका उस संख्या से गुणा या उस संख्या से भाग देने पे उसका राइट आंसर आ रहा होगा, वही संख्या वो पूछ रहा होगा। इसने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया क्योंकि इसने इसने पूछा कि x के अंकों का योग बताओ। तो हमने पहले x निकाला, x के अंकों का योग करके 5 और 1 6 हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है और हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमने बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कौन सी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था पहले कि पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं, यानी कि क्या रूल होता है, क्या नियम होते हैं पूर्ण वर्ग संख्या के। तो उस नियम में मैंने एक चीज, शायद पहला रूल था, पहला नियम था पिछली क्लास के अंदर जब मैंने पूर्ण वर्ग संख्या में बात की थी। तो पहला नियम हमारा ये था कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक की जगह पे आपको 2, 3 या 7 या फिर 8 मिले, तो वह आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इकाई अंक की जगह पे अगर आपको 2, 3, 7 या 8 लिखा मिलेगा तो वह आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो अब आप देखोगे इस क्वेश्चन में इकाई अंक कितना है, 8 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये यहाँ पे इकाई अंक 3 है, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके अंदर 7 है, तो 7 वाली भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब ऑप्शन बचेगा सी, यानी कि 70, 56। तो इसके इकाई अंक में 6 है, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो ये आपका ऑप्शन बचेगा सी अकेला, बाकी तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इसके अंदर क्या करना है, देखो, इसके अंदर अंडर लगाया गया है 0.000576। तो इसके अंदर हमें वर्गमूल निकालना है 576 का। और इसके साथ साथ इसमें पॉइंट भी लगा हुआ है, यानी कि इसमें दशमलव भी लगाया गया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दी जाती है उस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। जैसे यहाँ 576 है, तो 576 का हमारे पास वर्गमूल हो जाएगा 24। यानी कि 24 को अगर आप 24 से वापस गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 576। ये दोस्तों मैंने जब बेसिक नॉलेज की क्लासें बताई थी स्टार्ट के अंदर, जब मैथ स्टार्ट हुई थी, तो उसमें मैंने इस चीज को डिस्कस किया था कि 1 से लेके 50 तक के आपको अच्छे से वर्ग याद होने चाहिए और 1 से लेके 30 तक के आपको अच्छे से घन याद होने चाहिए। यानी कि स्क्वायर और क्यूब आपको पहले से ऑलरेडी 50 तक और 30 तक अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि याद होंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर पाओगे। अगर आपको यह नहीं पता कि 576 की जो अ, वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, वह 24 होती है, तो फिर आप क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगाओगे। ये छोटी छोटी चीजें आपको ऑलरेडी पहले से पता नहीं चाहिए। हालांकि इसको हल कर सकते हो आप 576 के गुणनखंड बना के भी आंसर निकाल सकते हो, या इसमें गैस मेथड भी यूज कर सकते हो, या इसमें भाग विधि से भी हल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पहले से चीजें पता होंगी तो फिर आप क्वेश्चन को जल्दी से हल कर पाओगे। तो अब 576 का वर्गमूल है हमारे पास 24, लेकिन यहाँ बात आती है पॉइंट की। पॉइंट की यानी कि दशमलव की। तो यहाँ एक दशमलव लगाया गया, उसके बाद में 3 जीरो दिए गए और फिर आगे लिखा गया है 576। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब भी इस प्रकार से हमारे पास पॉइंट लगा हो, इसमें से एक पॉइंट को बाहर निकालेंगे। पॉइंट तो बाहर आएगा, यहाँ से क्या आएगा, एक पॉइंट बाहर आएगा, और इसमें से एक क्या आएगा, जीरो भी बाहर आएगा।
तो इसमें होता क्या है दोस्तों, अंकों की संख्या आप काउंट करोगे। जैसे आप ऊपर देखोगे तो आपके पास कितने अंक हैं, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपके पास टोटल दशमलव के बाद 6 अंक दिए गए हैं। अगर आपके पास दशमलव के बाद 6 अंक दिए गए हैं तो उस संख्या का जब आप रूट करोगे यानी कि वर्गमूल निकालोगे, तो जो संख्या होगी वह तो संख्या का सेम संख्या लिखी जाएगी, और जितने अंक होंगे उसके आधे अंकों के बाद में आप पॉइंट लगाओगे यानी कि दशमलव लगाओगे। तो यहाँ 6 अंक हैं, तो यहाँ 3 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद यानी कि कौन सी साइड से, राइट साइड से, दाई तरफ से। दाई तरफ से आप 3 अंक देखो, उसके बाद में क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, उसके बाद में जीरो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.024। ये हो जाएगा इस चीज का वर्गमूल। यानी कि अंकों की संख्या काउंट करनी है आपको, कितने अंक है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 6 अंक हैं तो आप 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे अगर 8 अंक हैं तो यहाँ पे 4 अंकों के बाद में पॉइंट लगाओगे यानी कि दशमलव लगाओगे। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक संख्या दी गई है 625, 686, 734, 489। यह एक अकेला सिंगल नंबर ही है, ये अलग अलग अंक नहीं है, ये एक ही संख्या है। तो ये इस संख्या के अंदर हमें क्या करना है, क्वेश्चन में अंदर क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। यानी कि जब हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे यानी कि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उसमें अंकों की संख्या बतानी है। यानी कि इसका वर्गमूल हमें नहीं निकालना, हमें अंक जो आएंगे अंकों की काउंटिंग बतानी है कि अंकों की संख्या कितनी आएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको मेथड बताया कि जब भी आपका वर्गमूल होता है उसके अंदर जितने भी अंक होंगे उसके आधे अंक उसके वर्गमूल की करने के बाद में जो संख्या आएगी उसमें आधे अंक आते हैं, या एक आधे से एक अंक कम आता है। तो आप देखोगे इसके अंदर अंकों की संख्या कितनी है। सबसे पहले हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इसमें अंकों की संख्या, इस संख्या में 12 अंक हैं। तो हमारे आंसर में 12/2 यानी कि 6। तो उत्तर जो इस संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे यानी कि इसका जब हम अनरूट करेंगे तो उसके बाद में हमारे पास कितने अंक आएंगे, जो संख्या आएगी उसमें अंकों की संख्या 6 होगी। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर यहाँ अंकों की संख्या विषम दी जाए तो उसके अंदर आप एक प्लस या माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे तो फिर वो आपका आंसर, एग्जैक्ट आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी आसान है, बहुत से स्टूडेंट को ऑलरेडी पता भी होगा। जब भी इस प्रकार से काफी सारे अंडरूट लगाए जाते हैं और उसके अंदर कुछ संख्याएं दी जाती हैं तो उसको हल कैसे किया जाता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप हल करने के लिए क्या करोगे, सबसे जो लास्ट के अंदर संख्या दी जाती है, अंतिम अंक, उस अंतिम संख्या दी जाती है उसका आप वर्गमूल है या घनमूल है जो भी है उसको आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस 10,000 वाली संख्या को हम हल करेंगे। यहाँ इसका क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। अगर संख्या के अंदर आपको सिर्फ ये चीज दी जाए तो इसका मतलब वो वर्गमूल पूछ रहा है। अगर यहाँ पे 2 दे दिया जाए फिर भी आपसे वर्गमूल ही पूछ रहा है। अगर यहाँ पे 2 ना दे के वो 3 दे दे तो इसका मतलब वो घनमूल के बारे में पूछना चाह रहा है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिए, कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता कि इसका वर्गमूल निकालना है या घनमूल निकालना है। तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इस 10,000 का अंडरूट निकाल रहे हैं यानी कि वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो 10,000 का वर्गमूल हमारे पास कितना आएगा, तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे, बाकी संख्याएं सेम रहेंगी, 4 और 44 के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 10,000 को सॉल्व करोगे, इसका अंडरूट निकालोगे, स्क्वायर रूट इसका वर्गमूल, तो वो आएगा 100। यानी कि 100 को 100 से गुना करोगे तो 10,000 आ जाएगा। यानी कि अगर वर्गमूल के अंदर 4 जीरो है तो फिर यहाँ उत्तर में 2 जीरो आएंगी, यानी कि उसकी आधी जीरो यहाँ क्वेश्चन के अंदर होगी। अब दोस्तों आगे देखो, इसको किस प्रकार से 44 के अंदर आप
100 को जोड़ोगे तो यह आपके पास जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 144। अब दोस्तों 144 का जो आगे हमको पता है कितना होता है वर्गमूल, वो होता है 12, क्योंकि 12 को 12 से गुणा कराओ कितना आएगा 144। 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, और 16 का फिर आप अंडर निकालोगे तो ये आएगा 4। तो आपका आंसर आएगा 4 यानी कि 4। चलिए दोस्तों इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा अगला प्रश्न। इसमें दोस्तों क्या है कि एक हमें घनमूल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा गया है। तो ये छोटा सा 3 लिखा है, इसका मतलब अंडर के बाहर अगर 3 है तो हमें घनमूल निकालना है। और हमें घनमूल निकालना है 4 से ही 12 बटे 125 का। तो जो ये संख्या दी गई है पहले इसको हम सही तरीके से लिखेंगे। जैसे पहले मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी कि जैसे मान लो यहाँ हमारे पास लिखा गया है 5 से 1/4, तो इसको कैसे लिखते हैं। 5 को 4 से आप क्या करोगे, गुणा करोगे, 5 चौके 20, और फिर जो आंसर आएगा उसके अंदर ऊपर वाली संख्या को प्लस करते हैं। 5 चौके 20 और 1 21, 21 बटा में नीचे है 4 तो नीचे लिखेंगे 4। इन तीन संख्याओं को दो में कन्वर्ट इस तरीके से किया जाता है, यानी कि इस प्रकार से भिन्न दी जाए तो उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो ऐसा दोस्तों भिन्न के चैप्टर में मैंने पूरा डिटेल में बताया है। जो इससे पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा था फ्रैक्शन का, भिन्न का, उसके अंदर अच्छे से ये चीजें कवर की गई हैं कि किस प्रकार से भिन्न को हम सॉल्व करते हैं। भिन्नों का एडिशन किस तरह से होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि जोड़, और उनका गुणा और उनका भाग किस तरह से किया जाता है। अगर आपने पहले वाला चैप्टर नहीं देखा तो उस चैप्टर को आप जरूर देखिएगा। अब दोस्तों 125 को आप 4 से गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 500, और 500 के अंदर ऊपर वाला नंबर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 512, और नीचे वाला नंबर है आपका 125, तो ये संख्या हो जाएगी 512 बटे 125, और ऊपर लगेगा इसके घनमूल। अब इसका घनमूल निकालना है तो 512 का हमारे पास जो घनमूल होता है वो होता है 8, और 125 का होता है 5। 8 में 5 का भाग दोगे ये आएगा 1.6, यानी कि 16 5 80, यानी कि एक पॉइंट है तो एक दाईं तरफ से जीरो छोड़ के लगाओगे तो आपका आंसर 8 आ जाएगा, यानी कि 8 में 5 का भाग दोगे तो 1.6 आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर दो प्लस के अंदर काफी सारे अंडरूट लगाए गए हैं, और संख्याओं को अंडरूट में लिखा गया है प्लस करके। संख्याओं को आपस में क्या लिखा गया है, प्लस करके लिखा गया है। जब भी इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन आए जिसके अंदर क्या दिया गया हो, संख्याएं कोई भी नंबर दिया जाए वो बार बार रिपीट हो रहा हो सेम अंक, और बीच में निशान प्लस का हो, और आगे डॉट 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 लगाया हो, यानी कि अनंत तक, इन्फिनाइट तक ये संख्या इसी प्रकार से आगे चलती रही। और इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो किस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, दो विधियां हैं। तो हम दोनों मेथड देखते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला मेथड तो यह है, पहली विधि यह है हमारे पास कि इस जो भी हमारे पास संख्या दी जाए उसके हम दो दो टुकड़े करेंगे, और दो टुकड़े करने के बाद में ऐसे दो टुकड़े किए जाएंगे कि जिनका डिफरेंस एक हो, जिनका अंतर हमारे पास कितना आए, एक आए। अगर इस संख्या के हम ऐसे दो टुकड़े करें गुणा के अंदर कि हमारे पास अंतर अगर उन दोनों संख्याओं का एक प्राप्त हो, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी अगर यहाँ पे निशान प्लस का दिया गया है क्वेश्चन में, अगर प्लस का निशान दिया जाए तो हमारी बड़ी संख्या उत्तर होगी, हमारी बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी। अगर यहाँ पे निशान माइनस का दिया जाए प्लस की जगह, तो फिर हमारी छोटी संख्या आंसर हो जाएगी, तो हमारा उत्तर होगा वो छोटी संख्या होगा। ये होता है हमारा पहला मेथड। और इसके बाद में दोस्तों दूसरा मेथड यह भी होता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हल किया जाता है कि जो भी संख्या हमारे पास दी जाए, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो दिया गया है, अब दो के अंदर हम कितना जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दो में आप देखोगे कि कितना जोड़ोगे,
दो में अगर आप दो जोड़ते हो तो ये होता है चार, और चार आपका क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है, यानी कि चार का अगर आप अंडरूट निकालोगे तो पूरा पूरा आंसर आएगा, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी कि अगर इसके अंदर दो और ऐड किया जाए तो दो हमारा जो ऐड किया जाता है ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दो हो गया। और दूसरा जो मेथड है वो बताता हूँ ये बड़ा, कि अंतर वाले से कैसे हल करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है दो, तो दो को आप दो भागों में कैसे तोड़ सकते हो, दो को एक गुणा दो में तोड़ सकते हो। अगर आप दो को एक गुणा दो में तोड़ते हो फिर क्या होगा, इनका अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो अंतर एक आएगा, यानी कि दो और एक में डिफरेंस क्या है, एक का है। अगर दोनों में डिफरेंस एक का है और इस संख्या को हम दो भागों में तोड़ लें तो इसके बाद में क्या होगा, अगर यहाँ पे निशान प्लस का है तो हमारी बड़ी संख्या उत्तर होगी, अगर यहाँ पे निशान माइनस है तो छोटी संख्या उत्तर हो जाएगी। तो यहाँ पे निशान इस क्वेश्चन में प्लस है तो इन दोनों में से बड़ी संख्या उत्तर होगी, और बड़ी संख्या हमारी दो है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दो। चलिए आगे इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि अच्छे से यह समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, प्लस दिया गया है, अंडरूट दिए गए हैं, और यहाँ पे संख्या है इस बार हमारे पास 20। 20 को पहले तो हम उस मेथड से करके देखते हैं कि इसको दो भागों में तोड़ के देखते हैं। अगर इसको दो भागों में आप तोड़ोगे तो 20 को आप तोड़ सकते हो 4 गुणा 5 में। 20 को आप किस में तोड़ सकते हो, 4 गुणा 5 में। 4 गुणा 5 होता है आपके पास 20, और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा एक। हमारे पास क्वेश्चन का रूल ये है कि इनका इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो कि उसका डिफरेंस एक आ जाए। दोस्तों डिफरेंस एक तभी आ सकता है जब दो कंटिन्यू नंबर्स का गुणा किया जाता है। देखो अगर आप एक दो कंटिन्यू लगातार संख्याओं का गुणा करोगे तभी उनका डिफरेंस एक आएगा, अदरवाइज वो एक डिफरेंस नहीं, एक से डिफरेंस ज्यादा आएगा। यानी कि चार को अगर आप किसी और नंबर से गुणा करोगे, जैसे आप मान लो अब 20 को दो भागों में 2 गुणा 10 में भी तो तोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा, 8 का आएगा। तो डिफरेंस एक तभी आएगा जब आप दो लगातार संख्याओं को गुणा कर रहे होगे। तो 4 गुणा 5 यानी कि 20 हो जाएगा, और डिफरेंस भी आपके पास एक का आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया, निशान हमेशा क्या दे रहा है, प्लस प्लस का दे रहा है। अगर निशान यहाँ पे प्लस का है तो आपकी बड़ी संख्या आंसर होगी, तो 4 और 5 में से बड़ा है 5, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये तो था एक मेथड। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था कि उस संख्या को आप पूर्ण वर्ग संख्या बनाओ। जैसे यहाँ संख्या दी गई है 20। अब 20 संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप इसमें कितना ऐड करोगे, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर हम 5 ऐड करें तो ये हो जाएगी 25, यानी कि 25 का क्या हो जाएगा, अंडरूट होता है 5। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने कितना ऐड किया, यहाँ पे 5 ऐड किया, तो जो ये ऐड किया जाता है यही यही 5 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोनों मेथड से, आप जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उसी मेथड से आप इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आए उसको हल कर सकते हो। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ प्लस की जगह दोस्तों अगर माइनस दिया जाए, जैसे आप इस क्वेश्चन में देखोगे, इस क्वेश्चन में आपको लगातार माइनस दिया गया है, यानी कि 420 के बाद में आपको माइनस मिल रहा है लगातार, और कंटिन्यू आगे लगे हुए हैं डॉट। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ प्लस की जगह माइनस है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे। अगर आप 420 के दो टुकड़े करोगे तो वो कंटिन्यू नंबर्स होंगे, तभी आपका डिफरेंस एक आएगा, तो वो हो जाएंगे 20 गुणा 21। यानी कि 20 को आप 21 से गुणा करते हो तो वो आएगा 420, और इनका डिफरेंस आ रहा है हमारे पास एक। अब हम क्या करेंगे, अगर ये प्लस होता तो बड़ी संख्या आंसर होती, माइनस है तो छोटी संख्या आंसर होगी। तो यहाँ पे देखोगे आप निशान क्वेश्चन में माइनस का दिए गए, तो छोटी संख्या आंसर होगी, तो छोटी संख्या 20 और 21 में से है 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 यानी कि 20। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरूट के अंदर ना तो प्लस है ना माइनस है, सिर्फ अंडरूट के अंदर एक संख्या दी गई है कंटिन्यू, यानी कि यहाँ 3 3 3 इस प्रकार से दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी वही सेम संख्या होती है, तीन ही होगी, बिल्कुल डायरेक्ट, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब प्लस या माइनस कोई भी निशान ना हो तो आप डायरेक्ट उसी संख्या को डायरेक्ट आंसर के अंदर लिख सकते हो।
इसके बाद अगर यहाँ मान लो 11 दिया गया लगातार कंटिन्यू, तो 11 ही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, वही सेम संख्या आपका आंसर होती है। अगर दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। यानी कि इस सेम क्वेश्चन को अगर हमें दूसरे तरीके से लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। ये 11 11 दिया हुआ आगे लिखा गया है डॉट डॉट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसको आप 11 को इसकी पावर लगा सकते हो घात 1/2, फिर यहाँ डॉट लगा के 11 की पावर 1/4, फिर यहाँ डॉट लगा के 11 की पावर 1/8, 2 4 8, इस प्रकार से आगे डॉट लगा और फिर क्वेश्चन लगा हो। तो ये क्वेश्चन को इस क्वेश्चन पे बिल्कुल सेम है, इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं है। इसका भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 11 ही आएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा देखने को मिले 1/2 1/4 1/8, या फिर अनरूट के अंदर क्वेश्चन मिले, तो इन दोनों को हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका क्या रहेगा, सेम। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 दिया गया है। लेकिन अब क्वेश्चन देखने में एक जैसा ही लग रहा होगा आपको कि जो पिछला क्वेश्चन किया है इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, उस क्वेश्चन जैसा नहीं है। देखो कैसे नहीं है। अगर आप पिछले क्वेश्चंस में देखोगे तो अनरूट के अंदर संख्याएं तो थी, लेकिन उसमें कोई निशान नहीं था। निशान तो इस क्वेश्चन में भी नहीं है, प्लस और माइनस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो डॉट डॉट दिए गए थे, यानी कि यह संख्या थी जो ये डॉट देने के बाद में अनंत तक आगे चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये संख्या है आगे इस प्रकार से क्वेश्चन, ये भी अनंत तक है, यानी कि यहाँ पे डॉट लगे हुए हैं, ये कंटिन्यू है। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये संख्या अब आपकी कंटिन्यू नहीं है, यानी कि यहाँ पे डॉट नहीं लगे, ये सिर्फ 3 बार है। उसके बाद में ये क्वेश्चन ये कंटिन्यू नहीं है, ये आगे यहाँ तक स्टॉप हो जाता है। तो जब आपके पास में इस प्रकार से क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन 3 बार हो 4 बार हो, यानी कि वो अनंत तक ना हो, इनफाइनाइट तक ना हो, तो फिर उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो इनके मध्य कोई साइन ना हो, इनके बीच के अंदर ना तो प्लस हो ना माइनस हो, और ये कंटिन्यू भी ना हो। ये मेथड आप कब लगाओगे, जब कोई प्लस माइनस का निशान भी ना हो और ये कंटिन्यू भी ना हो। तो फिर आप एक फार्मूला लगाओगे, तो वो फार्मूला होता है एक्स। एक्स लिखोगे, ऊपर लिखोगे 2 की पावर n-1, 2 की पावर n, 2 की पावर n-1, और इसको डिवाइड करोगे 2 की पावर n से। इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे इस प्रकार से क्वेश्चन करने के लिए जब प्लस माइनस के निशान ना हो और ना ही वह कंटिन्यू सीरीज चल रही हो। तो इसमें आप देखोगे जो n होता है हमारा, वो होता है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है उसको बोला जाता है n, यानी कि रिपीटिशन कितनी बार हो रही है। यहाँ अगर आप 8 संख्या है जो 8, इसकी रिपीटिशन देखोगे तो ये कितनी बार हो रही है, 1 2 और 3, 3 बार 8 रिपीट हो रहा है, तो n की वैल्यू हो जाएगी, n का मान हो जाएगा 3। अब आप क्या करोगे, जो n है इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, 3 लिखोगे। 2 की पावर 3 - 1 बटा के अंदर नीचे की तरफ है 2 की पावर n, n का मान है 3, और ये सारे की पावर है x के ऊपर पावर लगी हुई है ये सारी। तो x हमारी क्या हो जाएगी, वह संख्या जो दी गई है क्वेश्चन में 8। तो ये सारी सारी पावर x की पावर हो जाएंगी ऊपर की तरफ। 2 की पावर 3 होती है 8, यानी कि 2 को 3 बार आप आपस में गुणा करोगे तो ये आएगा आपके पास में 8। तो 8 - 1 हो जाएगा 7, 8 - 1 7 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 नीचे 8 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 8 की पावर 7/8, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करोगे। अब दोस्तों क्या हो सकता है कि जो अनरूट्स के अंदर जो नंबर दिए गए हैं, इनको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अब दूसरा तरीका वही जो मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब अनरूट के अंदर कोई संख्या दी जाए और वो अनंत तक है, तो उसको हम 1/2 1/4 और 1/8 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास 8 एक संख्या दी गई है, ये तो एक पहला मेथड था। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे 8 लिखा, 8 के बाद में 8 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/4 डॉट 8 की पावर 1/8, और ये चीज हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अंडर वाले क्वेश्चन को 1/2 1/4 या 1/8 की फॉर्म में। जैसा मैंने कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि या तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले या फिर 1/2 1/4 या 1/8 की फॉर्म में मिले, तो आंसर आपका सेम आएगा जब यहाँ डॉट डॉट लगा हो, यानी कि डॉट डॉट अनंत तक आगे इनफाइनाइट तक हो। अब इस क्वेश्चन को भी हम इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। पहला मेथड तो मैंने बता दिया कि इस फॉर्मूले की मदद से आप इसको हल कर सकते हो। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप 3 बार है तो 1/2 1/4 और 1/8 लिख के भी आप हल कर सकते हो। तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो डॉट में लिखा हुआ है, तो ये एक जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे घातांक और करनी, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे जो पावर्स होती है, घातांक होती है हमारी या करनी होती है, अंडरूट होता है, उसको किस प्रकार से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन यहाँ छोटी सी एक चीज बताता हूँ, जैसे भी ये चीजें होती हैं कि इनकी पावर होती है, संख्याओं की पावर के बीच के अंदर अगर डॉट का निशान यानी कि मल्टीप्लाई का निशान है, गुणा का निशान है, और आधार यानी कि बेस अगर आपका एक जैसा है, तो उसके अंदर जितनी भी आपकी पावर होती हैं, घातें होती हैं, वह आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जुड़ती हैं यानी कि वो ऐड होती हैं आपस में। तो यहाँ संख्या का आधार देखोगे तो आधार सेम है, यानी कि आपके पास आधार कितना है, 8, और जितनी भी पावर्स हैं वे आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसको हम आगे वाला जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, इस वर्गमूल और घनमूल से अगला चैप्टर होगा हमारा घातांक और करनी। उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अंदर किस मेथड से हमें, ये पूरा तरीका होता है इसको, ये बेस अगर समान है और उसकी जो पावर्स होती है वो गुणा के अंदर क्या हो जाती है, जुड़ती है। यानी कि आधार समान हो तो घातें गुणा में जुड़ेंगी और भाग में माइनस हो जाएंगी। तो अब आप क्या करोगे, 1/2 प्लस 1/4 और 1/8 को हल करोगे। अगर आप 1/2 1/4 और 1/8 को आप हल करोगे, इसको जोड़ोगे, लघुत्तम आएगा 8 एलसीएम। 2 का भाग दो, 8 में कितना आएगा, 4, प्लस 8 में 4 का भाग दिया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2। नीचे वाली संख्या से भाग दिया जाता है, ऊपर वाले से गुणा किया जाता है। इसको भी हम आगे फुल डिटेल में पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में। 8 में 8 का भाग दोगे 1, 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे 1, 4 और 2 6 और 1 7, 7/8। तो ये आ जाएगा 8 की पावर 7/8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस अंडर वाले क्वेश्चन को आप दो तरीकों से हल कर सकते हो। पहला तो ये कि आप यहाँ पे एक फॉर्मूले की मदद से हल कर सकते हो, इस फॉर्मूले को लगा के आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। दूसरा, आप इसको 1/2 1/4 और 1/8 मान के भी हल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इस क्लास को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर आगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको यह दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू।